नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। 8वें पे कमीशन के ऊपर एक शानदार रिपोर्ट लेके आया हूं दोस्तों सरकारी फॉर्मूले के आधार पर, सरकारी आंकड़ों के आधार पर आपको समझाऊंगा कि 8वें पे कमीशन में हमें फिटमेंट फैक्टर अगर ज्यादा से ज्यादा मिलेगा तो कितना मिलेगा और अगर कम से कम मिलेगा तो कितना मिलेगा। दोस्तों, यह अमूमन कहा जाता है कि जो यूट्यूबर्स हैं या जो मीडिया वाले हैं वो कम की मांग करते हैं, इसीलिए कम फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। अगर ये ज्यादा की मांग करें 3.68, 4.42 तो इनको ज्यादा फिटमेंट फैक्टर मिल जाएगा। क्या इसको आप हकीकत मानते हैं? क्या मांग कर देने भर से 2.86 का, 3.68 का मांग कर देने भर से क्या सरकार वो फिटमेंट फैक्टर देने वाली है? मुझे तो नहीं लगता। इसलिए जो जस्टिफाइड पॉइंट है, जो जस्टिफाइड बातें हैं, जस्टिफाइड तरीके से सरकारी आंकड़ों के आधार पर, सरकारी फॉर्मूले के आधार पर आप सबके सामने रखना जरूरी है। फिर चाहे फिटमेंट फैक्टर 1.52 ही क्यों ना निकले, फिर चाहे फिटमेंट फैक्टर 3.68 ही क्यों ना निकले। आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे फिटमेंट फैक्टर निकलेगा ज्यादा से ज्यादा और कैसे फिटमेंट फैक्टर निकलेगा कम से कम। क्योंकि दोस्तों, आंकड़े बोलते हैं, दस्तावेज बोलते हैं, बेकार की बातों से कुछ नहीं होता है, बेकार की मांगों से भी कुछ नहीं होता है। लेकिन हां, जो मांग करने के लिए जस्टिफाइड पॉइंट है वो जरूर भेजे जाने चाहिए सरकार के पास, या तो जब कमेटी बैठ जाएगी तो कमेटी के पास। लेकिन जो हकीकत है, जो फिटमेंट फैक्टर मिलने का जो अंदेशा है वो हकीकत है, वो नहीं बदलेगा। इसलिए आज के इस वीडियो में आपको बकायदा फैक्ट के आधार पर जस्टिफाइड तरीके से समझाऊंगा कि 8वां पे कमीशन में कितना फिटमेंट फैक्टर हमें मिल सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों, हम ये भी जानेंगे कि अगर ज्यादा से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी तो आपका पेंशन कहां पहुंच जाएगा और कम से कम की अगर बढ़ोतरी होगी तो आपका पेंशन कहां पहुंच जाएगा, वो आगे टेबल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, जो युद्ध जैसे हालात अभी बने थे, क्या इसकी वजह से पे कमीशन में देरी हो जाएगी या फिटमेंट फैक्टर में भी इसकी वजह से कोई फर्क पड़ सकता है? इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले, क्या युद्ध के हालात ने 8 सीपीसी पर देरी के बादल मंडरा दिए हैं? दोस्तों, अगर ये युद्ध जैसे हालात नहीं होते तो शायद अभी तक 8वें पे कमीशन की कमेटी की गठन हो जाती दोस्तों। क्योंकि अब ये जो टेंशन का माहौल चला लगभग एक हफ्ते का, 10 दिन का, जिस वजह से अब 8वें पे कमीशन में हो सकता है 15-20 दिन या 1 महीने तक का, कमेटी गठन करने की मैं बात कर रहा हूं, 1 महीने तक का शायद डिले हो जाए और मई के आखिर तक या जून के शुरू में हो सकता है कि 8वां पे कमीशन का कमेटी गठित हो जाए। अब दूसरा सवाल, क्या ये फिटमेंट फैक्टर में भी कुछ असर डालेगा जो युद्ध जैसे हालात हुए थे? बिल्कुल नहीं डालने वाला है। टुच्चू सा पाकिस्तान की इस हिमाकत की वजह से हमारा 8वें पे कमीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, कमेटी गठित होने में थोड़ा सा डिले जरूर हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दस्तावेजों के आधार पर आपको समझाऊंगा फिटमेंट फैक्टर के बारे में। 8वां वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर का सटीक आकलन देखें। जी हां, आगे मैं समझाऊंगा कि फॉर्मूला क्या है पे कमीशन में, फिटमेंट फैक्टर जो निकाले गए हैं उसका फॉर्मूला क्या है, और साथ ही साथ 8वां पे कमीशन में इस फॉर्मूले के हिसाब से ज्यादा का फिटमेंट फैक्टर कितना बनेगा, कम से कम का फिटमेंट फैक्टर कितना बनेगा। उसी के बेस पर जानेंगे आपको पेंशन में बढ़ोतरी कितने की मिलेगी। तो चलिए, इससे पहले कि हम फिटमेंट फैक्टर के आंकड़ों की ओर आगे बढ़े, बोर्ड में मैं आपको समझाऊं, आपको एक रिपोर्ट देखना जरूरी है जो कि सरकारी दस्तावेज के बेस पर आपको यह रिपोर्ट दिखाऊंगा। चलिए पहले रिपोर्ट देखते हैं। दोस्तों, 8वां पे कमीशन के फिटमेंट फैक्टर को समझने से पहले भारत सरकार का 7वें पे कमीशन का इस रिपोर्ट को आपको समझना पड़ेगा। यह रिपोर्ट फॉर्मूला है 8वां पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर को निकालने के लिए। जी हां, इसी रिपोर्ट में आगे मैं आपको फॉर्मूला समझाऊंगा। यह रिपोर्ट 7वें पे कमीशन के समय का था और यह भारत सरकार का ही बकायदा रिपोर्ट है। आप यहां पर देख पा रहे हैं। अब इस रिपोर्ट का 63 नंबर जो पेज है वहां पर मैं आपको लेके चलूंगा। 63 नंबर पेज में पूरा फॉर्मूले को समझाया गया है, जिसको समझना जरूरी है ताकि 8वें पे कमीशन के बारे में हमें क्लियरली सारी चीजें समझ में आ जाए। तो हम अभी 63 नंबर पेज में पहुंचने वाले हैं। ये रहा 63 नंबर पेज।
अब इस 63 नंबर पेज का 4.2.9 वाला जो पैराग्राफ है इसमें सब कुछ क्लियरली लिखी गई है। सबसे पहले तो आपको यह समझना है दूसरे पे कमीशन से लेके 7वें पे कमीशन तक किस किस पे कमीशन में सरकार की तरफ से जो बढ़ोतरी दी गई थी वो कितना परसेंट का दिया गया था। आप देखिए दूसरे पे कमीशन में 14.2%, तीसरे में 20.6%, चौथे में 27.6%, पांचवें में 31%, छठे में 54% और सातवें में 14.3%। यानी कि सबसे कम अगर बढ़ोतरी दी गई तो दूसरे पे कमीशन में, और वो था 14.2%, और सबसे ज्यादा अगर बढ़ोतरी दी गई तो वो छठे पे कमीशन में जो था 54%। अब देखिए 7वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर कैसे निकाला गया था, यहां पर पूरा डिटेल्स दिया गया है जो आगे मैं आपको बोर्ड में समझाऊंगा। अब यहां पर समझने वाली कुछ चीजें हैं जो आपको मैं समझा दूं। 1 जनवरी 2016 में जो डीए का परसेंटेज था वो 125% पहुंच गया था, और उस 125% को जैसे ही फिटमेंट फैक्टर में मर्ज किया गया तो उसका फिटमेंट फैक्टर सीधा सीधा बन गया था 2.25। अब 2.25 में जो 7वें पे कमीशन का 14.3% का बढ़ोतरी को लगा करके किस तरीके से 2.57 हुआ है वो चलिए मैं आगे बोर्ड में समझाऊंगा। यहां पर आपको याद रखने वाली चीजें यही है कि 7वें पे कमीशन में जो बढ़ोतरी दी गई थी सरकार की तरफ से वो 14.3% की थी, और सबसे कम बढ़ोतरी दी गई थी दूसरे पे कमीशन में 14.2 की थी, और सबसे ज्यादा बढ़ोतरी छठे पे कमीशन में 54% की थी। और जब जैसे ही डीए को मर्ज कर दिया गया, जैसे 125% डीए था वो मर्ज होते ही फिटमेंट फैक्टर 2.25 बन गया था। अब उसके ऊपर सरकार की बढ़ोतरी लगाकर किस तरीके से फिटमेंट फैक्टर बनाया गया और 8वां पे कमीशन में कैसे फिटमेंट फैक्टर बनेगा वो चलिए देखते हैं बोर्ड पर। अब इसी रिपोर्ट के बेस पर 7वें पे कमीशन के इसी कैलकुलेशन के बेस पर सरकारी फॉर्मूले के बेस पर आगे आपको समझाता हूं 8वें पे कमीशन में हमें कितने तक की फिटमेंट फैक्टर मिल सकती है। चलिए आपने पहले समझा दोस्तों, जैसे डीए 125% था 7वें पे कमीशन के समय में यानी कि 1 जनवरी 2016 में, तो उसका फिटमेंट फैक्टर सीधे सीधे बन गया था 2.25। 125% डीए 1 का पहले 100% का और 1.25 जोड़ने से 2.25 फिटमेंट फैक्टर सीधा सीधा डीए को मर्ज करके बन जाता है। अब आगे इंक्रीज बाय द गवर्नमेंट ने कितने की बढ़ोतरी दी थी आपने देख लिया, 14.3 की बढ़ोतरी दी थी। अब इसका 2.25 का अगर 14.3% आप निकालेंगे दोस्तों तो ये बनता है 0.32 बनता है। अब इस 0.32 को 2.25 में जोड़ेंगे तो 2.57 बनता है। ऐसे बना था 7वें पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर। अब मैंने आपको समझाया दिखाया था कि सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कितने की थी और कब की थी, छठे पे कमीशन की थी और 54% की बढ़ोतरी थी, और सबसे कम की बढ़ोतरी कितने की थी दूसरे पे कमीशन में थी और वो थी 14.2% की। अब हम लेते हैं दोस्तों मिनिमम, पहले लेते हैं 14.2% के हिसाब से। अब सबसे पहले हमें डीए का आंकड़ा निकालना पड़ेगा। 1 जनवरी 2026 पहुंचते पहुंचते हमारा डीए कितना हो सकता है दोस्तों, अभी तक डीए का परसेंटेज है 55%, तो आगे और दो बढ़ोतरियां हैं। दो बढ़ोतरियों में ज्यादा से ज्यादा 5 या 6% की बढ़ोतरी हो सकती है, या कभी बहुत ज्यादा हो जाए, क्योंकि अभी जो युद्ध जैसे माहौल थे उसकी वजह से अगर महंगाई में बहुत उछाल आ जाए तो हो सकता है कि ये 62% तक चला जाए, लेकिन बमुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ गया तो 61% तक पहुंचने के चांसेस हैं। एक बारी में 3%, दूसरी बारी में 3%, तो 61% के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। ये डीए है 61%। अब डीए को अगर हम सीधे सीधे मर्ज कर देते हैं तो इसका फिटमेंट बनता है 1.61। ये फिटमेंट सीधे सीधे बनता है। और मिनिमम अब सरकार की तरफ से अगर सबसे कम बढ़ोतरी भी दी जाए, पिछले इतने सारे पे कमीशन में से सबसे कम की बढ़ोतरी थी 14.2% की, जो कि दूसरे पे कमीशन में थी। अब दोस्तों अगर हम 1.61 का 14.2% निकालते हैं तो 14.2% में 0.23, जी हां यह निकलेगा 0.23, और 1.61 के साथ 0.23 को अगर आप जोड़ेंगे तो निकलता है 1.84। ये देखिए अगर इतने जितने भी पे कमीशन हुए हैं उनमें से सबसे मिनिमम भी हमें फिटमेंट फैक्टर मिलता है, तब मिलता है 1.84 का फिटमेंट फैक्टर। और अगर ज्यादा से ज्यादा की अभी बात करते हैं छठे पे कमीशन की, छठे पे कमीशन में बढ़ोतरी थी 54% की। अब उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। अब डीए को हमने उतना ही लिया, 61% ही लिया। 1 जनवरी 2026 तक हम मान के चलते हैं कि डीए हमारा 61% पहुंचेगा, क्योंकि आज के डेट में 55% है। तो 61% को जैसे हमने मर्ज किया 1.61 फिटमेंट फैक्टर बन गया। अब इंक्रीज बाय द गवर्नमेंट अगर हम मैक्सिमम ले लेते हैं
जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले रिपोर्ट में दिखाया, मैक्सिमम था 54% का, और 54% अगर 1.61 का हम 54% निकालें तो वो निकलेगा दोस्तों 0.87। जी हां, अब 1.61 और 0.87 को आप जोड़ दें तो फिटमेंट फैक्टर निकलेगा 2.48। जी हां दोस्तों, अब देखिए कहां 2.86, 3.68, पता नहीं 8वें पे कमीशन के क्या क्या फिटमेंट फैक्टर निकाले जा रहे हैं, लेकिन अभी हमने प्रैक्टिकली देखा, अभी हमने पूरे दस्तावेज के आधार पर देखा, फिटमेंट फैक्टर का जो फॉर्मूला है, सरकारी फॉर्मूला, उसके बेस पर देखा कि अभी तक जितने भी पे कमीशन हुए हैं उनमें से सबसे कम जो बढ़ोतरी थी, वो बढ़ोतरी अगर 8वें पे कमीशन में दी जाए तो फिटमेंट फैक्टर बनेगा 1.84। इसमें चेंजेस, ये जो डीए का परसेंटेज है, इसमें अगर थोड़ा सा कमोबेश होता है तो चेंजेस हो सकता आ जाए, और ज्यादा से ज्यादा अभी तक छठे पे कमीशन में 54% दिया गया था, और वो वाला परसेंटेज अगर हम लेते हैं तो हमारा फिटमेंट फैक्टर बनता है 2.48। तो देखिए फिटमेंट फैक्टर कहां तक जा सकता है। अब ये तो निकल गए फिटमेंट फैक्टर, एक निकला मिनिमम, एक निकला मैक्सिमम। अब इसके हिसाब से हमारा पे पेंशन में किस तरीके से बढ़ोतरी होगी वो आगे मैं आपको टेबल में समझाता हूं। चलिए, न्यू पेंशन टेबल एज पर मिनिमम एंड मैक्सिमम इंक्रीज। अब हमें मिल गया मिनिमम इंक्रीज 1.84% का और मैक्सिमम इंक्रीज 2.48% का। अब देखिए, एक सिपाही जिनका वर्तमान में बेसिक पेंशन है 20,463 रुपए, एक सिपाही, उनका बेसिक पेंशन मिनिमम के हिसाब से बनेगा 37,652 रुपए, और मैक्सिमम 2.48 के हिसाब से बनेगा दोस्तों 50,748 रुपए। जी हां, और आगे सिपाही जो एमएससीपी नायक ले रहे हैं उनका बनेगा 17 साल लेंथ ऑफ सर्विस वाले का 21,488 जिनका अभी है, उनका बनेगा 39,538, और अगर 2.48 की बात करें तो उनका बनेगा 53,290 रुपए। अगर हम सिपाही जिनका अभी एमएससीपी हवलदार जिनको मिल रहा है उनकी बात करें तो 22,476 उनका अभी बेसिक है, जिनका अगर 1.84 के हिसाब से करें तो 41,356, और 2.48 के हिसाब से 55,740 रुपए बनेगा। वहीं अब यहां देखिए सिपाही का 3 कैटेगरी हो गया, तो ओआरओपी में आप देखिए कितनी विसंगति है। एक सिपाही है जिसको बेसिक 20,463 मिल रहा है, एक सिपाही है जिसको बेसिक 22,476 मिल रहा है। तो ये 2006 से पुराने पेंशनर्स को जो एमएससीपी नहीं मिलता है, इसका बहुत बड़ा नुकसान है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अब टेबल की ओर। नायक जिनका 23,569 बेसिक है, उनका बन जाएगा 43,367, मिनिमम की बात कर रहा हूं, और अगर मैक्सिमम बढ़ोतरी मिले तो ये उनका बन जाएगा 58,451 रुपए। अब एक नायक जिनको 24,763 रुपए मिल रहा है, यानी कि एमएससीपी हवलदार, और या तो फिर एक हवलदार जो 2006 से पहले के हवलदार हैं 24 साल लेंथ ऑफ सर्विस वाले, या तो फिर एक ऑनरेरी न्याय सुधार जिनका भी बेसिक 24,763 है, उनका बनेगा मिनिमम बढ़ोतरी के साथ 45,564, और मैक्सिमम के साथ बनेगा 61,412 रुपए। अब आगे चलिए, हवलदार जिनको एमएससीपी न्याय सुधार मिला हुआ है 24 साल लेंथ ऑफ सर्विस, जिनका आज के डेट में बेसिक है 26,825, उनका बनेगा मिनिमम बढ़ोतरी में 49,358, मैक्सिमम बढ़ोतरी में 66,526। नायब हवलदार जिनको 26,900 रुपए का अभी बेसिक मिल रहा है, यानी कि एमएससीपी नायब सुधार जिनका 26 साल लेंथ ऑफ सर्विस है, मिनिमम बढ़ोतरी 49,496, मैक्सिमम बढ़ोतरी 66,712 रुपए। एक ऑनरेरी नायब सुधार जिनका आज के डेट में बेसिक पेंशन 25,738 रुपए है, उनका बनेगा मिनिमम बढ़ोतरी के साथ 47,358, मैक्सिमम 63,830 रुपए। नायब सुधार जिनका अभी 27,950 है, उनका मिनिमम बढ़ोतरी में 51,428, मैक्सिमम में 69,316, और सूबेदार जिनका अभी बेसिक 31,500 है, उनका 57,960 बनेगा, और अगर मैक्सिमम बढ़ोतरी हो तो 78,120 बनेगा। यहाँ सभी के आंकड़े मैंने नहीं दिए, आप अपना इस फिटमेंट के हिसाब से कैलकुलेशन करके देख सकते हैं जो आपको अभी बेसिक मिल रहा है। लेकिन दोस्तों बेसिक इतना तो बन जाएगा, लेकिन जो डीएडीआर होगा वो फिर 0% से शुरू होगा। कहीं आप ये ना सोचें कि बेसिक इतना बन जाएगा तो पेंशन तो बहुत मिलेगा बढ़ करके, लेकिन ये केवल बेसिक है, और 1 जनवरी 2026 से डीए फिर 0 भी हो जाएगा। तो जितना आपको ये टोटल है उतना ही मिलेगा, आगे जैसे जैसे डीए बढ़ेगा फिर बढ़ा हुआ पेमेंट या पेंशन आपको मिलता रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी आपने समझा बिल्कुल जस्टिफाइड तरीके से कि बढ़ोतरी आपको किस तरीके के मिलने के चांसेस हैं, मिनिमम बढ़ा तो कितना और मैक्सिमम बढ़ा तो कितना, और आपका पेंशन कहां तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी जानकारी, इसी कैलकुलेशन के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।